बच्चों सुप्रभात। मैं डॉक्टर सुमन गुप्ता, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय नावा नागौर। बच्चों, कल हमने वृद्धावस्था क्या है, वृद्धावस्था किसे कहते हैं और उसके क्या लक्षण हैं, इनकी चर्चा की थी। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे निर्भरता के अनुपात की। और निर्भरता के अनुपात की जब हम बात करते हैं तो हम कहेंगे कि विभिन्न पीढ़ियों में जनसंख्या का वितरण का सीधा संबंध पीढ़ियों के संघर्ष से और पीढ़ियों के बीच संघर्ष से होता है। आयु निर्भरता के आधार पर जनसंख्याकीय वेत्ताओं ने 3 आयु समूह बनाए हैं। पहला है 0 से 14, 0 से 14 वर्ष, 15 से 59 वर्ष, 15 to 59 और +60। ठीक है। निर्भरता का बार कामकाजी आयु समूह पर ज़्यादा पड़ता है। निर्भरता मतलब कामकाजी समूह के जो लोग हैं उनके ऊपर ज़्यादा भार आ जाता है। कनिष्ठ पीढ़ी की जनसंख्या के द्वारा जो भार पड़ता है उसे युवा निर्भरता अनुपात कहते हैं। बच्चों, 0 से 14 आयु वर्ग के या आयु समूह जो है उसकी चर्चा हम करेंगे। और वर्तमान में भारत की जनसंख्या की युवा प्रकृति की पीढ़ी के कारण राष्ट्र के सामने एक बहुत बड़ी जनसंख्या युवा निर्भरता की पीढ़ी का है। अर्थात 1971 में युवा निर्भरता अनुपात 80% से अधिक था और ये वृद्ध निर्भरता पीढ़ी अनुपात बहुत कम था। बच्चों, 1951 में अगर हम बात करें ये 10 से भी कम था, जो निरंतर आज इसमें वृद्धि होती जा रही है। युवा निर्भरता पीढ़ी में अनुपात में कमी आएगी और वृद्ध निर्भरता अनुपात में वृद्धि तब होगी, ऐसा मानना है अर्थशास्त्रियों का कि युवा निर्भरता पीढ़ी में कमी और वृद्ध निर्भरता पीढ़ी में वृद्धि के कारण समूची निर्भरता लगभग स्थिर सी हो गई है। आज हम देखते हैं युवा निर्भरता अनुपात बढ़ने पर स्कूली शिक्षा में वृद्धि करनी होगी, जबकि वृद्ध निर्भरता अनुपात में वृद्धि होने पर वृद्धों के लिए क्या करना पड़ेगा? चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाना पड़ेगा, स्वास्थ्य एवं आवास व्यवस्था पर विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। जब बात आती है लिंगानुपात की तो हम कहेंगे कि वृद्ध पीढ़ी में महिलाओं का लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या में आज हम देख रहे हैं निरंतर वृद्धि हो रही है। पुरुषों की प्रधानता भी कम होती जा रही है। 1981 में आम जनसंख्या के जो डेटा है उसमें हम देखते हैं कि प्रति 1000 पुरुषों पर 933 महिलाएं थी। लेकिन अगर हम वृद्धों के आयु समूह की बात करें तो हम कहेंगे कि ये संख्या पुरुषों की प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो 60 साल की थी वो तो है 933, जो 65 वर्ष की हैं उनकी 985 और जो 70+ है उनकी संख्या 974 है। बच्चों, वृद्धों में महिलाओं का प्रतिशत अधिक है। जहाँ तक हम देखते हैं वैवाहिक परिस्थिति का तो हम देख रहे हैं कि आज महिलाओं की स्थिति ज़्यादा दयनीय है। वृद्ध महिलाओं में वैधव्य अधिक देखा जा रहा है और इसलिए ये महिलाएं पुरुषों पर आश्रित होती हैं। आर्थिक स्थिति इनकी इसलिए दयनीय हो जाती है क्योंकि पुरुष के मरने के बाद महिलाएं जो है निराश्रित हो जाती हैं। विधवाओं की स्थिति अधिक दुखदायी और संघर्षमय है पुरुषों की तुलना में। नेक्स्ट है शैक्षिक पृष्ठभूमि। विभिन्न पीढ़ियों में हम शैक्षिक अनुपात की जब चर्चा करते हैं तो वृद्ध पीढ़ी में व्यापक निरक्षरता है। महिलाओं में निरक्षरता पुरुषों की तुलना में अधिक है। और अगर हम 1981 के आंकड़े टटोलते हैं तो वृद्ध पुरुषों और महिलाओं में साक्षरता क्रमशः 35 और 8% थी। इस प्रकार से देखा जाता है कि ये इसी प्रकार का अंतर अन्य पीढ़ियों में भी लिंग भिन्नता के आधार पर देखा जा सकता है। नेक्स्ट है पीढ़ियों की आर्थिक विशेषताएं। बच्चों, 0 से 14 और 60+ पीढ़ी के लोग मध्य आयु समूह
मतलब मध्य आयु समूह कौन सा हो जाएगा? 14 के बाद 15 का, और इधर 60 से पहले 59 59। ये आयु समूह पर निर्भर रहते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से वृद्ध पीढ़ी में या तो आय कम हो जाती है या बिल्कुल नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि वृद्ध पीढ़ी को अपना काम धंधा एक आयु के बाद छोड़ना पड़ जाता है, और उसका प्रभाव उनकी जीवन शैली पर और लिविंग स्टैंडर्ड पर देखा जा सकता है बहुत आसानी से। व्यक्ति के लिए व्यवसाय या आय के साधन के साथ साथ उसे समाज को जोड़ने की एक कड़ी भी माना जाता है, और जब ये कड़ी जो है आर्थिक दृष्टि से शिथिल हो जाती है तो व्यवसाय व्यक्ति को सामाजिक परिस्थिति प्रदान करता है जो उसकी पहचान बनाता है। उसके आधार पर वो अनेक भूमिकाओं का संचालन करता है। आधुनिक अर्थव्यवस्था में वृद्धों को क्या कर दिया जाता है? जो सरकारी सेवाओं में होते हैं अनिवार्यतः सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में वृद्ध लोगों के सामने आर्थिक संघर्ष की स्थितियां आ जाती हैं। वृद्धावस्था में आय कम होने या नहीं होने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है। गरीबों में भी अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक क्षेत्र के सेवानिवृत्ति के कारण संघर्ष में स्थिति में पहुंच जाते हैं, और क्योंकि कारण वही है कि कार्य क्षमता कम हो जाती है और इसलिए उन्हें काम से हटा दिया जाता है। वृद्ध निर्धन व्यक्ति को तब तक कार्य करते रहना होता है जब तक कि उसके शरीर में कार्य करने की क्षमता विद्यमान हो, या फिर वो भूखे नहीं मर रहे हो, भूख से मर नहीं जाते। नेक्स्ट है स्वास्थ्य। बच्चों, स्वास्थ्य संबंधी समस्या वृद्ध पीढ़ी के सामने अन्य पीढ़ियों की तुलना में अधिक है। 45% से भी अधिक वृद्ध पीढ़ी के पुरुष और महिलाएं कहीं ना कहीं किसी न किसी रोग से ग्रसित हैं, जैसे जोड़ों में दर्द, गठिया, खांसी, दमा, रक्तचाप आदि आदि। अन्य रोगों में डायबिटीज़, बवासीर, मूत्र संबंधी समस्या, हृदय रोग आदि आदि। शारीरिक दुर्बलता के रूप में शारीरिक रूप से विकलांग अपंग का प्रतिशत 11 के आसपास होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि चलने फिरने की गतिहीनता पुरुषों की तुलना में स्त्रियों से अधिक मिलती है, और वो धीरे धीरे क्या करते हैं, समाज से कट ऑफ होने लग जाते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक सामंजस्य। बच्चों, विगत वर्षों में हम देख रहे हैं कि वृद्ध पीढ़ी के लोगों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। दूसरी ओर इन वृद्धों को बहुत तेज़ी से आधुनिक और संगठित अर्थव्यवस्था से अलग भी किया जा रहा है, जिसके कारण इनका जीवन संघर्ष में होता जा रहा है। जो वृद्ध अगर श्रमबल में हैं तो अर्थव्यवस्था से कम लाभकारी अनौपचारिक क्षेत्र तक ही सीमित रहते हैं। इससे वृद्ध पीढ़ी का आर्थिक जीवन और अधिक संघर्ष में हो जाता है। वृद्ध पीढ़ी की महिलाओं की स्थिति तो और ज़्यादा दयनीय है, क्योंकि वे आर्थिक दृष्टि से सक्षम नहीं होती है, पुरुषों पर निर्भर होती है, और विधवाओं की स्थिति तो और अधिक दयनीय हो जाती है। इस प्रकार से वृद्ध पीढ़ी की महिलाएं अन्य पीढ़ियों की महिलाओं की तुलना में अधिक सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक असुरक्षात्मक एवं संघर्ष में जीवन व्यतीत करती। इस तरह से बच्चों हम देखते हैं वृद्धावस्था एक संघर्ष में जीवन लग रहा है, लेकिन माना नहीं जाता है। आज अगर हम देखें तो अतीत की तुलना में जनसंख्या का अनुपात अपेक्षाकृत कम था। परिवार की अन्य पीढ़ियां वृद्ध पीढ़ी का देखभाल और भरण पोषण कर लेती थी। आज परिस्थितियां बदली हैं, और आज हम देख रहे हैं वृद्धों की देखभाल की क्षमता परिवार की अन्य पीढ़ियों से कम हो गई है। संयुक्त परिवार में परंपरानुसार वृद्ध पीढ़ी का सम्मान किया जाता था, वो जीवन सुख में होता था। संयुक्त परिवार में 3 और 3 से अधिक पीढ़ी के लोग साथ निवास करते थे, इसलिए सभी तरह के बीमार, अस्वस्थ, अपाहिज, विकलांग, विधवा सभी का पालन पोषण आसानी से हो रहा था। लेकिन अब ये समस्या का कारण बन गई है। अब पहले जैसा स्नेह नहीं है, और इस तरह से हम देख रहे हैं एकाकी परिवारों की संख्या बढ़ती जा रही है और संयुक्त परिवारों की संख्या धीरे धीरे कम होती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश होने के कारण
वरिष्ठ पुरुष उत्पादक परिसंपत्ति का क्या माना जाता था? उत्पादक कर्ता माना जाता था, कर्ता धर्ता माना जाता था। वर्तमान में ये अर्थव्यवस्था भी जो है हटती जा रही है, कम होती जा रही है। परिवार के सदस्यों को परिवार से बाहर व्यवसाय करने जाना पड़ता है। नई पीढ़ी वृद्ध पीढ़ी से आर्थिक दृष्टिकोण से सत्ता मुक्त होना चाहती है। व्यावसायिक पीढ़ी से अपना घर अलग बसा लेती है। तो इस तरह से कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये सारे विभिन्न पीढ़ियों के जो पारिवारिक जीवन बहुत अधिक सीमित होता जा रहा है और सभी पीढ़ियाँ नई नई समस्याओं से संघर्ष करती है। बच्चों, वृद्ध पीढ़ी अपने पुत्रों के साथ रहते हुए अनेक असामंजस्यताओं का सामना करती है। पहले परिवार में संचालन संबंधी सभी कार्य वयोवृद्ध के हाथ में होता था, इसलिए उसकी महत्ता बनी रहती थी। अन्य जवान पीढ़ी के लोग उनके ऊपर आश्रित रहते थे। अब परिस्थितियां बदल गई और उल्टी हो गई। अब वृद्ध पीढ़ी पहले जैसे आत्मसम्मान के साथ जीवन व्यतीत नहीं कर पा रही है। पारिवारिक निर्णय, परिस्थिति और भूमिका, आर्थिक स्वावलंबन के दृष्टिकोण में बदलाव आया है और अब बड़ी पीढ़ी, युवा पीढ़ी और पुत्रों पर क्या हो गई है? निर्भर हो गई है। तो इस तरह से हम कह रहे हैं परंपरागत संयुक्त परिवारों में पुत्र वधुएं एवं छोटी पीढ़ियों के सभी सदस्य वृद्ध पीढ़ियों के सभी सदस्यों का सम्मान एवं देखभाल करते थे, जो आज गायब हो गया समाज से। इसके बाद बच्चों, अब हम बात करेंगे वयोवृद्ध की जीवन जीने के तरीकों की। जब हम बात करते हैं तो बच्चों, बात सबसे एक बड़ी बात है कि वृद्ध पीढ़ी के स्त्री और पुरुषों के जीवन में गांव और नगरों में भिन्नता देखने को मिलती है। अधिकतर वृद्ध महिलाएं अपनी संतानों के साथ रहती हैं, जिनका प्रतिशत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लगभग 66 और 67% है। वृद्ध पुरुष ग्रामीण क्षेत्रों में 37% और नगरीय क्षेत्रों में 40% अपनी संतानों के साथ निवास करते हैं। पीढ़ियों के अंतर के आधार पर नाती पोते और संबंधियों के साथ वृद्ध पीढ़ी की महिलाएं अधिक प्रतिशत में साथ रहती हैं, जबकि पुरुष सामान्यतः अपनी पत्नियों के साथ निवास करते हैं। ऐसे पुरुषों का प्रतिशत गांव और नगरों में लगभग 45 है, जबकि महिलाएं शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में अपने पतियों के साथ 25% और 22% निवास करती हैं। अकेले रहने वाले पुरुषों का प्रतिशत महिलाओं की तुलना में अधिक है और शहरी क्षेत्रों में ये प्रतिशत लगभग 11.8% है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि महिलाओं का अधिक विधवा होना तथा आर्थिक रूप में पुरुषों पर निर्भर रहना, ये एक वो है आंकड़ा। और इस तरह से हम बात कर रहे हैं तो हम आगे चलेंगे और बात करेंगे वृद्ध पीढ़ी से संबंधित नीतियां एवं कार्यक्रमों की। वर्तमान में वृद्ध पीढ़ी के लोगों की जनसंख्या में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, उनकी देखभाल या सेवाएं भरण पोषण में कमी आती जा रही है। इन परिस्थितियों में भारतीय समाज की वृद्ध पीढ़ी का देखभाल का जिम्मा सरकार और समाज की जिम्मेदारी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 में राज्य सरकार को वंचित और कमज़ोर वर्गों के लाभ के लिए जिसमें वृद्ध पीढ़ी भी आ जाती है, सार्वजनिक सहायता का प्रभावशाली प्रावधान बनाने का अधिकार दिया गया है। और आज हम देख रहे हैं इसमें कोई बहुत विशेष उल्लेखनीय कार्य नहीं हुआ है। सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम चलाए गए हैं वृद्ध लोगों के लिए, उनकी चर्चा भी यहाँ उचित है करना। सरकार ने प्रत्येक व्यक्ति के लिए जिसके पास पर्याप्त साधन नहीं है, अपने वृद्ध या अशक्त माता पिता जो भरण पोषण नहीं कर सकते हैं, उनके भरण पोषण का देखभाल करने का कर्तव्य निर्धारित किया है। दूसरा, सरकार ने उन वृद्धों के लिए भरण पोषण की आंशिक जिम्मेदारियां भी ली है जिनकी संतानें कमाती नहीं हैं। नेक्स्ट, अनिवार्य सेवानिवृत्ति किए जाने वाले वृद्धों को नियोक्ताओं द्वारा उपादान पेंशन और भविष्य निधि के लाभ से सुरक्षित करने के लिए कानून बनाए गए। और नेक्स्ट है 14 जुलाई 2003 को प्रधानमंत्री ने स्वपोषित वरिष्ठ वृद्धावस्था पेंशन बीमा योजना का उद्घाटन किया। इस पेंशन योजना के द्वारा 55 वर्ष से भी अधिक आयु की वृद्धजन सालाना 9% सुनिश्चित आय जीवन बीमा निगम से निश्चित राशि जमा कराकर
प्राप्त कर सकते हैं। ये आजीवन पेंशन योजना है। तो इस तरह से बच्चों ये भी एक है। इसकी जो राशि है वो प्रति माह 250 रुपये तथा अधिकतम 2000 रुपये तक होगी। प्रीमियम भुगतान सदस्य के द्वारा की जाने वाली राशि से ही होगा। अब इस संदर्भ में इन वयोवृद्ध लोगों की देखभाल का जिम्मा गैर सरकारी संगठनों ने भी लिया है, और वो जो सहायता प्रदान करते हैं उसमें है वृद्धावस्था आश्रम के रूप में संस्थागत सेवाएं, रोजगार सेवाएं और व्यावसायिक चिकित्सा, गैर संस्थागत कार्य जैसे चिकित्सा, मनोविज्ञान, पुनर्वास सेवाएं, पोषण एवं देखभाल, मनोरंजन, परामर्श, शिक्षा प्रशिक्षण आदि। वृद्ध देखभाल केंद्र सेवाएं देश में बड़े बड़े नगरों में कुछ भागों में भी उपलब्ध है, जो अपने अपने स्थानों पर यथासंभव अच्छे कार्य करके वृद्धों के जीवन को सुखमय बनाने का प्रयास कर रही है। तो इस तरह से बच्चों आज अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। असाइनमेंट में डाल देती हूँ, आप लोग इसको पढ़ें, जो चीज़ समझ नहीं आए उसको टिक मार्क करें और पूछने के लिए महाविद्यालय में कभी देख सकते हैं। और जब भी आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह देने आओ तो बात कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।